नमस्कार मित्रों। तो पिछली कक्षा में हमने जो आपके हाइड्रोकार्बन थे उसका वर्गीकरण पढ़ लिया था, ठीक है। और आप रोज़ शायद मेरे को लग रहा है क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ले बहुत अच्छा है, क्योंकि समय के अनुसार बदलना पड़ता है सभी को। तो अगर आप समय के अनुसार बदलते हैं तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आती, ठीक है। तो वर्गीकरण में आपकी कहने का मतलब संतृप्तता और आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद में क्या था कि हमने 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया था। 2 पार्ट में कि ये वाला था, यहाँ पर ये कौन सा था आपका, इसमें सॉरी इसमें यहाँ पर ये तो इसका किस में आएगा, वो आपके चक्री में था और आपके अचक्री में था। तो इसको 2 पार्ट में जब डिवाइड किया गया था तो यहाँ पर आपके संतृप्त और आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। उसके बाद में इधर क्या था, इधर आप क्या था, इसमें चक्रीय था और चक्रीय में क्या था आपकी, इसमें 2 प्रकार की थी आपकी, एरोमेटिक था आपका, एलिफेटिक था, ठीक है। उसके बाद में इसका क्या थे, 2 पार्ट है इसमें आपकी, डबल बंद वाला और आपका सिंगल, सॉरी यहाँ पर सिंगल था और यहाँ पर आपका डबल और आपका क्या था, आपका ट्रिपल था, ठीक है। हिंट है थोड़ा बहुत, आपने अगर पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप चार्ट में याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में हम चर्चा कर रहे थे कि जो आपका IUPAC नाम है कि किस प्रकार जो यौगिकों का नामांकन हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग कार्बनिक यौगिक की तो उसका नामांकन ये तो है नहीं कि आपके जो मन में आया वो उसने आपके नाम लिख दिया, ठीक है। तो जो भी नाम है आपका कार्बनिक यौगिक का नाम होगा वो हमें एक नियमानुसार हम सेट करते हैं या नाम लिखते हैं, ठीक है। तो पहली बात कि जो नामांकन की ये तो है नहीं कि एक ही पद्धति थी, लगभग 3 पद्धतियाँ विकसित की गई थी कार्बनिक यौगिक के नामांकन की, ठीक है। तो बिंदु क्या रह गया हमारा, कार्बनिक यौगिकों का नामांकन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कार्बनिक यौगिकों का नामांकन पढ़ेंगे वे किस प्रकार, क्योंकि पहले तो वर्गीकरण पढ़ा था, अब नामांकन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों के नामांकन की 3 पद्धतियाँ थी। कितनी थी? 3 पद्धतियाँ थी। पद्धतियाँ बहुत थी, परंतु साइंस की परिभाषा के अनुसार इन 3 परिभाषाओं को, जो 3 आपकी पद्धतियाँ थी, 3 पद्धतियों को ही मान्यता मिली है, ठीक है। कौन कौन सी आपकी, रूढ़ पद्धति, ठीक है। उसके बाद में आपका एक व्युत्पन्न पद्धति आती है और एक आती है आपकी IUPAC पद्धति आती है, ठीक है। वो दिक्कत इसमें, तो देखो पहली पद्धति है, तीनों का नाम लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बनिक यौगिकों के नामांकन के लिए कितनी पद्धतियों का उपयोग किया गया था? 3 पद्धतियों का उपयोग किया गया था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर पहली कौन सी हमारी, रूढ़ पद्धति, कौन सी आपकी, रूढ़ पद्धति, ठीक है। उसके बाद दूसरी है हमारी व्युत्पन्न। रूढ़ में क्या होगा कि जहाँ से कोई स्रोत मिलेगा उसी के आधार पर उसका नाम चिपका देंगे, कि अगर कोई सफ़ेद रंग का है तो उसका उस सफ़ेद है तो उसका उसी प्रकार, क्योंकि सफ़ेद और कोई काला साइंस में कोई रंग नहीं होते हैं रंगों की अगर डेफिनेशन के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में जो व्युत्पन्न आती है, कौन सी होती है आपकी, व्युत्पन्न, कौन सी, व्युत्पन्न पद्धति, ठीक है। और लास्ट वाली कौन सी है, लास्ट वाली आती है आपकी कौन सी आएगी आपकी, IUPAC पद्धति। 3 पद्धतियाँ के द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों का नामांकन पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, 3 पद्धतियों के द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों का नामांकन पढ़ेंगे, जिसमें पहली आपकी रूढ़ पद्धति है, व्युत्पन्न पद्धति है और IUPAC पद्धति है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है
कि किस पद्धति के द्वारा कार्बनिक यौगिक का नामांकन नहीं किया जा सकता, तो 3 तो आपकी रहेगी इसमें, और एक जो अलग आएगी उसका आपका आंसर ही रहेगा, क्योंकि वो पद्धति हमारी नहीं थी। जो भी इसमें दे सकता है आपके अलग कोई मेथड दे सकता है, कोई आपके संशोधन का मेथड दे सकता है, कोई भी दे सकता है, ठीक है। अब IUPAC क्या है आपका, IUPAC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे पिछली बार अब की बार तो प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया था IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। जैसे CFC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसी प्रकार यहाँ पर IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपको कब बताऊंगा, जब ये पद्धति पढ़ाऊंगा उससे मैं आपको बताऊंगा, और जब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि जब सर पढ़ाएंगे उससे में आपको देखना पड़ेगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगा, या आपको खोजना पड़ेगा कि क्या होती है इसका, ठीक है। और कमेंट में आप लिखिए हाँ सर हमें याद है। तो पहली कौन सी रहेगी हमारी, रूढ़ पद्धति। कौन सी रहेगी आपकी, रूढ़ पद्धति। अब रूढ़ का वैसे अर्थ क्या होता है, अगर हम इसका पर्यायवाची निकालें, इसका हम क्या निकालते हैं, पर्यायवाची निकालते हैं, तो क्या होता है इसका, रूढ़ का पर्यायवाची होता है पारंपरिक। क्या होता है आपका, पारंपरिक। क्या होता है, पारंपरिक तरीका, ठीक है। एक आपका परंपरागत होता है, एक आपका अपरंपरागत होता है, ठीक है। परंपरागत तरीका कौन सा होता है कि परंपरागत तरीका जो पहले से चले आ रहे हैं, पहले से चले आ रहे हैं। जैसे आपके कुछ देश होते हैं, ठीक है, तो कुछ देशों के जो नियम हैं वो हमारे देश के अनुसार नहीं है, ठीक है। या कुछ जो आपकी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे आपकी हम बात करें भील जनजाति की बात करते हैं, तो भील जनजाति की संस्कृति और हमारे देश की जो हमारे जो यहाँ के हैं अन्य जनजाति से मीणा जनजाति हैं, ठीक है, उनकी अगर हम संस्कृति की बात करते हैं अलग अलग है। वो क्या करती है, उनके अलग अलग से नियम हैं, पुराने नियम हैं, ठीक है। तो वो इस प्रकार के रूढ़िवादी हैं। क्या है, उनकी रूढ़िवादी परंपरा है। आई बात समझ में। जैसे आपने एक देखा होगा उदाहरण कि जैसे मान लीजिए कभी रास्ता काट जाती है आपकी बिल्ली, तो कहते हैं अरे यार बिल्ली आ गई रास्ते में, अब तो समस्या हो गई। तो वो भी एक रूढ़िवादी है। वैसे साइंस कोई इसमें कोई विशेष नहीं है साइंस का, ठीक है। वैसे मान लीजिए आप किसी शुभ काम में जा रहे हो, कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते मान लीजिए कोई आपको छींक देता है या उस समय, तो क्या करते हैं आप रुक जाइए आप 2 मिनट। तो क्या आपका रूढ़िवादी विचार है, रूढ़िवादी विचार, इसका कोई विशेष तथ्य नहीं है। भाई छींकने से क्या होता है, ये तो आपकी अनिच्छिक क्रिया है। अगर साइंस में किसी क्रिया आपकी अनिच्छिक क्रिया है तो कैसे भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु लोग रूढ़िवादी क्या मानते हैं, यार अच्छा शुभ कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो रूढ़ पद्धति है पारंपरिक है, पारंपरिक है, इसमें कोई विशेष तरीका नहीं। जैसा व्यक्ति दिखा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति काले रंग का है, ठीक है, तो उसका नाम उसी के आधार पर रख दिया, ठीक है। कोई व्यक्ति उसके अगर आचरण या विचार से क्या है बिल्कुल भोला है, तो उसी के आधार उसका नाम रख दिया, ठीक है। देखो इधर, जिससे मान लीजिए हम बात करें कि आपका मंगलवार है, इसकी बात करते हैं मंगलवार, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का जन्म मंगलवार को हुआ, किसी का जन्म मंगलवार को हुआ, तो बताओ कौन कौन से नाम निकलने की संभावना रहेगी इसमें। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से नाम निकालेंगे। एक तो इसके नाम में रहेगा आपका, एक तो मंगल, क्या रहेगा आपका, मंगल रहेगा, ठीक है। एक रहेगा आपका मंगली, क्या रहेगा आपका, मंगली। इसी प्रकार आपका मम और आपका ता, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आपकी निशा, तो मनी, और आपका ये सी, मनीषा, उनको देखिए इसमें। इसी प्रकार आपका नाम हो सकता है मनोज। तो ये क्या जोड़ दिया आपने कि किसी व्यक्ति की उत्पत्ति, या मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म मंगलवार को हुआ, तो उसी के आधार पर क्या कर दिया, उसका आपने नाम निकाल दिया। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका कार्बनिक यौगिक है वो कार्बनिक यौगिक जैसा दिखता है, या जिसकी जहाँ से उत्पत्ति होती है, जिसकी जहाँ से उत्पत्ति होती है, जिस स्थान से उसकी उत्पत्ति होती है, उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया।
ठीक है। जैसे अभी इस दौर की बात करें आप कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का जन्म अभी इस समय हुआ, ठीक है, और इस समय की जैसे अभी प्रकोप चल रहा है, कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो किसी का नाम निकाल दिया कोरोना, आपने नाम सुना होगा कोरोना, ठीक है, कोरोना, ठीक है। इसी प्रकार किसी का नाम निकाल दिया, जैसे आपका क्वारंटाइन लिख दिया, आपका क्वारंटाइन, ठीक है, आई बात समझ में। किसी का नाम वुहान कर दिया, ले भाई किसी का नाम वुहान निकाल दिया। तो ये क्या है यहाँ पर, इसका कि प्रभाव अभी आसपास का क्षेत्र है इस समस्या से ग्रसित है या इस नाम से क्या है परिचित है, उसी के आधार पर किसी का नाम सैनिटाइजर निकाल दिया, क्या निकाल दिया, सेनी, और आपका टाइजर, क्या निकाल दिया, सैनिटाइजर। तो इन सभी का लॉजिक क्या है, इन सभी का लॉजिक क्या है, ये कह रहा है कि अभी जैसे मान लीजिए कि इस सैनिटाइजर शब्द आपका, तो आपके आम जो आपका वातावरण है इसमें आपका बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, ठीक है, यानी प्रकोप इसी का है, प्रकोप इसी का है। इसी प्रकार आपका क्वारंटाइन है, इसका भी प्रकोप चल रहा है, आई बात समझ में। यहाँ पर देखिए कि कोरोना है तो कोरोना का प्रभाव चल रहा है। तो ये कहती है पद्धति कि अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति जिस स्थान से होती है या जैसा दिखता है उसी के आधार पे उसका नाम लिख दिया जाता है। और देखिए हम मान लीजिए किसी व्यक्ति के आसपास हम देखें कि जैसे मूली प्रभावित क्षेत्र है, जैसे आपका मूली प्रभावित के आसपास से मूली का खेत है, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर मूली प्रभावित क्षेत्र में कहाँ पर होता है कि आसपास का मूली का खेत है, तो उसका नाम क्या रखेंगे आप, उसका नाम जैसे मूलाराम रख दिया, क्या रख दिया, मूलाराम रख दिया, आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए इस मूलाराम का लॉजिक क्या है, क्योंकि वहाँ आसपास का क्षेत्र कैसा था आपका, मूली से प्रभावित था। इसी प्रकार जैसे आप कि गाँव में प्रचलित नाम होता है रूडाराम होता है, क्या होता है आपका, रूडाराम नाम होता है, आई बात समझ में। तो इसका लॉजिक क्या होता है। इसी प्रकार देखिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, ठीक है, कि अगर जन्म में अगर बात करते हैं कि वारो तो अच्छा है, इस प्रकार कार्य करते हैं, तो उसका नाम क्या रखते हैं आप, बहादुर रखते हैं, क्या रखते हैं आप, बहादुर नाम रखते हैं, आई बात समझ में। तो ये जो भी नाम है या जो भी आपकी पद्धति है वो पारंपरिक है, परंपरा पे आधारित है। जो भी आपको नाम दिख रहे हैं, जैसे अभी प्रकोप चल रहा है आपका कि कोरोना नाम निकलेगा, किसी का नाम कोरोना निकाल दिया, किसी का नाम क्वारंटाइन निकाल दिया, किसी का नाम ही निकाल दिया, किसी का नाम ही निकाल दिया। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि जो हमारे आसपास की प्रकृति है वो प्रकृति इस प्रकार की जो नाम है इससे प्रभावित है, ठीक है। मैंने ये नाम निकाला मूली, तो कहने का मतलब आसपास का एरिया होगा वहाँ पर मूली प्रभावित होगा। बहादुर नाम रहा इसमें, तो बहादुर क्या कहता है कि उसके अच्छे बचपन में उसने अच्छे कार्य किए होंगे, उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं आपका गांधी जी की बात करते हैं, तो गांधी जी थे आपके, तो इसका नाम सॉरी गांधी जी का नाम क्या नाम है आपका, महात्मा गांधी, क्या कहते हैं हम उसे, महात्मा गांधी कहते हैं। तो क्या बचपन में क्या इनका ये नाम था, नहीं था। ये उपाधि जो इसे बात करते हैं, जो महात्मा की उपाधि से बाद मिली, क्यों मिली है, क्योंकि इसने कुछ काम ही ऐसे किए हैं, उसने महान काम किए हैं, इसी कारण से ये कहते हैं हम महानात्मा कहते हैं, ठीक है। तो जो भी नाम है वो कैसे आपकी पारंपरिक पद्धति पे आधारित हैं। तो ये कहती है आपकी रूढ़ पद्धति कहती है कि जो भी हम इस पद्धति के आधार पे नाम निकालते हैं वो नाम इस प्रकार का होगा, या तो उसका प्राकृतिक स्रोत के आधार पे, भाई जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है या किस प्रकार का दिखता है उसी के आधार पे हम उसका नाम लिखते हैं। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। अब आप विचार करना कि जब आपका नाम है वो किस आपका नाम निकालने का लॉजिक क्या है। आप अपने माता पिता से पूछना कि मेरा जो नाम निकाला गया है वो नाम निकालने का लॉजिक कुछ होगा भाई, कुछ तो हिंट होगा, आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रोहित है, ठीक है, किसी का नाम राजेंद्र है, तो उसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा इसमें, तो वो आपको ढूंढना है, ठीक है। पद्धति की परिभाषा क्या लूँ, लास्ट बोल रहा हूँ इसमें। रूढ़ पद्धति कहती है किसी कार्बनिक यौगिक का नामांकन उसके प्राकृतिक स्रोत के आधार पे,
प्राकृतिक स्रोत के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पे उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एक उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर, मैथेन, किसकी बात करते हैं, मैथेन। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका, CH4, क्या होता है, CH4 इसका सूत्र पाया जाता है। ठीक है, अब इस मैथेन का नाम क्यों पड़ा, इसका नाम प्रोपेन क्यों नहीं पड़ा, इसका नाम, या और हम बात करें कि कार्बन क्यों नहीं पड़ा, या कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं पड़ा, इसका नाइट्रोजन क्यों नहीं पड़ा, इसका नाम मैथेन ही क्यों पड़ा इसमें। तो देखिए इसमें कि मैथेन को हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है मार्स। क्या होता है, मार्स। आई बात समझ। ठीक है, मार्स गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मार्स गैस भी कहते हैं। अब जो आपके दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं, क्या होते हैं आपके दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं, कि ये मार्स गैस की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जो आपके दलदली क्षेत्र होते हैं। दलदली कैसे, जैसे आपकी समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, इतनी आपकी भूमि में क्या होती है, पानी और मिट्टी का लेवल क्या होता है, लगभग समान होता है। तो आप जैसे जाते हैं तो आपके अंदर पैर धंस जाते हैं, इतनी आपकी वो क्या होती है, इस प्रकार यानी मिट्टी मुलायम होती है कि आप उसमें आसानी से आपके पैर धंस जाते हैं, मुलायम मिट्टी कहलाती है। या जैसे आप कि गाँव में जो ट्यूबवेल होती हैं, ठीक है, या ट्यूबवेल जब करवाते हैं उस समय कि जब बड़ी वाली मशीन आती है, आजकल तो क्या अलग सिस्टम चल रहा है, पहले बड़ी वाली मशीन होती थी, उसमें क्या करते थे कि गड्ढा खोद देते हैं और उसमें क्या होता है, उसका अंदर का पानी आता, तो उस गड्ढे में जब 2-3 दिन बाद देखते हैं तो एक प्रकार का चिकनी मिट्टी बन जाती है। उसी प्रकार का क्या कहते हैं, दलदली क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो उस दलदली क्षेत्र से, उसे दलदली क्षेत्र से क्या होता है, दलदली क्षेत्र से मार्स गैस क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इस मार्स के नाम के कारण से क्या कहते हैं, हम मैथेन कहते हैं। आई बात समझ। तो इसका क्या है, ये रूट नाम था, इसी के आधार पर इसका नाम लिख दिया, मैथेन नाम लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। हाँ जी, नाम तो क्या इसका मैथेन है, प्राकृतिक स्रोत क्या आपका, मार्स गैस। आई बात समझ। कहाँ से प्राप्त हुई आपकी, दलदली क्षेत्र, और दलदली क्षेत्र में कौन सी गैस निकलती है आपकी, मार्स गैस निकलती है। तो क्वेश्चन बनता है छोटा, मार्स गैस का सूत्र लिखिए, मार्स गैस का सूत्र लिखिए। बार बार कंपटीशन में यही पूछा जाता है, यह बात करते हैं आपकी लेवल में पूछ सकता है कि मार्स गैस का सूत्र क्या होता है, या मार्स गैस किसे कहते हैं, मैथेन को हम मार्स गैस से कहते हैं। और कोई दिक्कत इसमें, और बनाता हूँ आपके सामने उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पे, एक जैसे CH3 और आपका OH, ठीक है, इससे कहते हैं कास्ट स्प्लिट। क्या कहते हैं, कास्ट स्प्लिट। ठीक है, अब इसका जो ये रूट नाम है, कोई आईपीसी नाम तो नहीं, इसका आईपीसी नाम तो अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक जो रूट नाम होगा उसका आईपीसी नाम अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए कास्ट किसे कहते हैं, कास्ट हम कहते हैं लकड़ी को। किसे कहते हैं, लकड़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं, कास्ट हम लकड़ी को कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो जब लकड़ी का भंजक आसवन किया जाता है, भंजक आसवन का मतलब कि जब इसे उच्च ताप पर, यह बात करते हैं CO2 की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, सॉरी O2 की उपस्थिति में क्या करते हैं, या कम O2 में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कास्ट स्प्लिट प्राप्त होता है। तो कहाँ से उत्पत्ति होगी इसकी, इसकी उत्पत्ति प्राप्त होगी हमें लकड़ी के, क्या हो जाएगा आपका, लकड़ी के भंजक आसवन। क्या हो जाएगा आपका, भंजक आसवन। इसका मतलब समझ रहे क्या होता है कि जब लकड़ी को हम क्या करते हैं, उच्च ताप पर और कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कास्ट स्प्लिट प्राप्त होता है।
तो इसी और कास्ट को हम क्या कहते हैं, लकड़ी कहते हैं, और इसी के आधार पे इसका नाम लिख दिया कास्ट स्पिरिट। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? आगे बढ़े। इसी के आधार पे देखिए आपका तीसरा उदाहरण देखिए, एक होता है आपका HCOOH, ठीक है, ये कहलाएगा आपका फार्मिक, कौन सा कहलाता है आपका फार्मिक अम्ल, क्या कहलाता है, फार्मिक अम्ल कहलाता है। अब इस फार्मिक की बात करें तो जो आपकी चींटी होती है, क्या होती है, चींटी, उस चींटी को हम क्या कहते हैं, चींटी को फर्मिका क्या कहते हैं, फर्मिका कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, फर्मिका। आई बात समझ? तो इस चींटी से फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है और चींटी को हम क्या कहते हैं, फर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मिका कहते हैं। इसी कारण इसका नाम क्या हो गया, इसमें फार्मिक अम्ल हो गया। आई बात समझ में? चींटी को फर्मिका क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसान के लिए क्या करती हैं, लाभदायक कार्य करती हैं, जैसे मिट्टी को पोली बनाती है, ठीक है। दूसरी बात ये देखिए कि कभी कभार जब किसान कृषि कार्य करें, फसल उगाता है, तो उस समय क्या होता है कि कुछ जो फसल के बीज हैं वो मिट्टी में गिर जाते हैं, तो वो क्या करती हैं, उन बीजों को लाती है और एक स्थान पे एकत्रित कर देती है। तो कहने का मतलब पूरे खेत में बीज नहीं हो पाते हैं, सिर्फ एक ही स्थान पे होते हैं, तो वो भी क्या करती है, इसमें किसान की सहायता करती है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? फार्मिक अम्ल का सूत्र याद होना चाहिए, देखो HCOOH दूसरे बन सकता है। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो ये तो इसका सूत्र है। इसी प्रकार किससे प्राप्त होता है, चींटी, जो आसपास मोटी वाली चींटी होती है हमारे आसपास घूमती है, आसपास जो मोटी वाली, जो गाँव की बात कर रहा हूँ कि जो आसपास मोटी वाली जो ब्लैक कलर की चींटी होती हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें आपको क्या पाया जाएगा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, फर्मिका कहते हैं। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो अम्ल होगा कौन सा कहलाता है, आपका फार्मिक अम्ल कहलाता है। और कोई समस्या? समस्या नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देखिए चौथी बात करें, चौथा क्वेश्चन उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण देखिए आपका CH3COOH, ठीक है। इसका नाम होता है एसिटिक, कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब ये एसिटिक अम्ल है, तो अब सोचिए कहीं ना कहीं पर इसका एसिटिक से संबंध है। तो जो आपका सिरका होता है, क्या होता है आपका सिरका, ठीक है। सिरका कैसा कि एक लगभग कैसा होता है, खट्टा पदार्थ होता है, जो हम क्या करते हैं जब अचार बनाते हैं उस समय उसमें डालते हैं, ठीक है। तो जो सिरके का लैटिन नाम, इस सिरके का, तो यहाँ पे सिरका का, यहाँ पे लिखूंगा इसका लैटिन नाम क्या होता है, एसीटम, क्या होता है, एसीटम, ठीक है, एसीटम होता है। इसी कारण हम क्या कहते हैं, सिर को क्या बोल दिया, यहाँ पर इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये क्या है आपका CH3 आपका COOH है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें? एक बार देख लो आप, उदाहरण देख लो अच्छी तरह, कोई समस्या तो बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह देख लो आप, अगर आप नोट्स लिख रहे इस प्रकार छाप लीजिए आप। यहाँ पर तो क्या लिखना है कि प्राकृतिक स्रोत हैं, यानी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा, रूट नाम ये है, और इसका क्या रहेगा आपका ये सूत्र रहेगा, ठीक है। कास्ट स्पीड सूत्र होता है आपका CH3 आपका OOH होता है। इसी प्रकार आपका फार्मिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCOOH होता है। इसका होता है आपका CH3 आपका COOH, यानी एसिटिक अम्ल, ठीक है। और कोई दिक्कत? छाप लो फुर्ती से। छाप लिया होगा सभी ने, ठीक है। और देखो उसके बाद और उदाहरण लेते हैं। कौन चली पत्ती हमारी,
रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति क्या कहती हैं? किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण उस प्राकृतिक स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे उसका नाम लिखा जाता है। इसमें हमने पहला उदाहरण लिया था आपके मैथेन के लिया था, उसके बाद में आपका कास्ट स्पीड का लिया था, फिर फार्मिक अम्ल का लिया था, और फिर एसिटिक अम्ल का लिया था, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला उदाहरण आपका लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर आएगा आपका, हाँ जी, लैक्टिक कौन सा आपका चौथा उदाहरण था। देखिए आपका ये कार्बन, और यहाँ पर आपका OH, और यहाँ पर आपका COOH, और यहाँ पर आएगा आपका H, और यहाँ पर आपका CH3। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लेवल के अनुसार आप कैसे भी चिपका सकते हैं। किसका सूत्र आपका? एसिटिक अम्ल, सॉरी लैक्टिक अम्ल। कौन सा है? लैक्टिक। लेक और आपका ये टिक एसिड। बताओ कहाँ कहाँ पे पाया जाता है लैक्टिक एसिड? देखो यहाँ पे लैक्टिक एसिड पहला किसमें बात करते हैं? आपकी दूध में पाया जाता है। इसे होता है आपके दूध में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जो आपकी मादाओं की योनि होती है उस योनि में भी आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है? क्षारीयता को कम करने का क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें कोई समस्या नहीं है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, और इसका जो लैटिन नाम होता है क्या होता है? क्या होता है इसका लैटिन नाम? लैटिन नाम देखिए इसका, दूध का, इसका नाम इसमें लैक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसका? दूध का लैटिन नाम क्या होता है? दूध का लैटिन नाम बताओ रे। लैक्टम। क्या होता है? लैक्टम, ठीक है। इसी कारण बात करते हैं कि दूध में पाए जाने वाले अम्ल को हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड कहते हैं। और इस लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है आपका? H, और आपके यहाँ पर OH, CH3 आपका COOH। और कोई दिक्कत किसी को इसमें कोई समस्या नहीं है। जब आप दूध पीते हैं, याद कैसे करेंगे आप? देखो इसमें आपको जब चींटी दिख जाए तो कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। आपको दूध दिख जाए तो कौन सा? लैक्टिक अम्ल। लकड़ी दिख जाए तो कौन सा? कास्ट स्पीड दिख जाए, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए मैथेन, और किस में पाई जाती है आपकी? मैथेन। जैसे आपकी जो गटर के नाले होते हैं उनमें भी आपकी मैथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। या कहीं पर जैसे मान लीजिए ट्यूबवेल हो रही है, कहीं पे ट्यूबवेल हो रही है तो आपका ना है कि मैथेन। हमें तो याद करना है, हमें तो याद करने से मतलब है, हमें याद करना है। लॉजिक आप जोड़ लीजिए अपने सर, आपको तुरंत याद हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल, आचार दिखें तो वहाँ पे एसिटिक चिपका दो, यहाँ इसमें एसिटिक। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आगे वाली कक्षा में हम देखेंगे, आगे वाली कक्षा में आएगा आपकी कि इसके जो और उदाहरण देखते हैं, रूढ़ पद्धति के हम और उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार को कार्बनिक यौगिक होगा, उसमें इसका नामांकन इस प्रकार करेंगे और इसका नामांकन हम इस प्रकार करेंगे, ठीक है।